जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण स्तर 1 स्तर 2। मतलब डीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण स्तर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक में हमने इकाई 1 और इकाई 2 को पढ़ लिया है, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ लिए हैं। तो आइए हम जानते हैं इकाई 3 को। तो इकाई 3 में है साहित्य की अनुभूति। तो साहित्य शब्द एक ऐसा शब्द है, साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी विधाएं आती है। हम उन्हीं विधाओं के बारे में जानेंगे और उनका हम अनुभव प्राप्त करेंगे कि उस साहित्य से हमें क्या अनुभव मिलता है। जैसे कि हमें नाटक, कहानी, कविता, अनेक प्रकार के साहित्य है, तो उन साहित्यों से हमें क्या मिलता है, क्या अनुभव होता है, क्या ज्ञान मिलता है और उनकी लय, सुर, ये सब क्या है, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम साहित्य की अनुभूति के अंतर्गत परिचय देखेंगे। परिचय में जब हम भाषा की किसी भी किताब में से किसी भी विधा को पढ़ने और उसमें डूबने लगते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम कुछ क्षणों के लिए संसार की जंजीरों से मुक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम कोई भी पाठ पढ़ने लगते हैं और उन विधाओं में पढ़ करके हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसा लगता है हम संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो गए हैं, ऐसा हमें आभास होता है। हमें इस स्वतंत्रता का क्षणिक ही सही एक एहसास साहित्य दिलाता है। यह जो स्वतंत्रता होता है, अर्थात हमें जो आज़ादी मिलती है, वह कुछ समय के लिए मिलती है, लेकिन हमें साहित्य का एक प्रकार से साहित्य हमें यह एहसास दिलाता है कि साहित्य में क्या आनंद है, क्या आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त होती है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि साहित्य क्या है, साहित्य की आवश्यकता क्यों है, साहित्य से हम क्या समझते हैं, साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी है, इन विधाओं को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। वस्तुतः हम में से अधिकतर व्यक्ति साहित्य की अनुभूति से अनजान होते हैं। प्रस्तुत इकाई में साहित्य की इन्हीं बातों पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर साहित्य क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। साहित्य की आवश्यकता क्यों है, साहित्य की अनुभूति हमें क्यों करना चाहिए, साहित्य की विधाएं कौन कौन से है ना। अधिकतर छात्र छात्राएं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो साहित्य की विधाओं से या साहित्य की अनुभूति से अनजान है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए साहित्य बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आइए चलते हैं उद्देश्य। साहित्य को क्यों पढ़ें, इस प्रश्न को समझ पाना। साहित्य क्या है, इस प्रश्न को समझ पाएंगे। साहित्य के विस्तृत रूप को समझ पाएंगे। साहित्य की विभिन्न विधाओं को कैसे पढ़ना पढ़ाना है के बारे में समझ बनाएंगे। साहित्य की विभिन्न विधाओं को पहचान सकेंगे। साहित्य पर अपनी स्वतंत्र विचार प्रदर्शित कर सकेंगे। साहित्य का उपयोग स्कूली और सामाजिक जीवन में समझ सकेंगे कि किस प्रकार साहित्य का जो उपयोग है स्कूली और सामाजिक जीवन में उनका उपयोग होता है के बारे में समझ बना सकेंगे। तो आइए चलते हैं, साहित्य से हम क्या समझते हैं। ठीक है, साहित्य एक ऐसा शब्द है जिसमें भाषा की सभी प्रकार की विधाओं का समावेश होता है। अब यहाँ पर कहा गया है साहित्य एक ऐसा शब्द है जिसमें भाषा की सभी प्रकार की विधाओं का समावेश होता है, जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र आदि आदि। चाहे वह कहानी हो, कविता हो, गीत हो, व्यंग्य हो, पत्र हो, पहेली हो, संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, डायरी लेख हो, निबंध हो, हास्य हो या लोकगीत हो, इन सभी विधाओं को साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे जो भी मतलब विधा पढ़े तो उन सबको साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है। आइए देखते हैं, साहित्य की परिभाषा को 2-4 लाइनों में बांधना एक कठिन कार्य है, क्योंकि भाषा की किसी भी विधा से यदि व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है तो वह साहित्य की श्रेणी में आ सकता है। अब यहाँ पर कहा गया है कोई भी ऐसी, ठीक है, विधा है जिसको पढ़ करके साहित्य की अनुभूति होती है,
ठीक है, अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो उसको साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है या उसको साहित्य कहा जा सकता है। साहित्य की विधाओं को लेकर अलग अलग लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। बहुत सारे लोग हैं तो साहित्य के बारे में अपना अलग अलग विचार रखेंगे, है ना, उनका नज़रिया अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जब लोगों से इस बारे में जानना चाहा तो लोग अलग अलग विचार निकल कर सामने आए। कुछ लोगों ने जहाँ साहित्य का मतलब बहुत सारी कहानियों व कई कविता की किताबों से लिया, तो कुछ लोगों ने इसे कल्पना जगत में सैर कराने का माध्यम बताया। अब कुछ लोगों ने कहा कि साहित्य कहानी, कविता इत्यादि की किताबों से लिया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यह तो कल्पना भरी उड़ान उड़ने वाली विधा है, ऐसा इस प्रकार से कहा। ठीक है, कई लोगों ने साहित्य को अपनी भावनाओं को उकेरता हुआ आईना माना, है ना। हमारे मन में अनेक प्रकार के उद्गार उत्पन्न होते हैं, उन्हीं उद्गारों को लिखकर व्यक्त करते हैं, उसी को साहित्य कहा जाता है इनके शब्दों में, जिनसे वह स्वयं के जीवन का, अपनी खुशी, अपने गम का प्रतिबिंब देख पाता है। साहित्य सामाजिक नियमों को समझने में मदद करता है, वही कहानियों आदि से पुरातन कालीन समाज को जानने समझने का अवसर मिलता है। ये बात तो सही है कि साहित्य के माध्यम से हमारा पुराना इतिहास क्या है, पुराने इतिहास में कौन कौन से ऐसे कार्य हुए, है ना, तो उन सारे गतिविधियों के बारे में पढ़कर हम क्या करते हैं, एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये हमारे पुरातन इतिहास को दिखाता है, कौन, साहित्य। कुछ लोगों का कहना है कि साहित्य इतिहास को तो नहीं बता पाता, परंतु उस काल की अलग अलग सोच के बारे में बताता है। यदि इन सब विचारों को निचोड़ देखें तो हम पाते हैं कि साहित्य जीवन के विभिन्न पक्षों, आयामों से न केवल हमारा परिचय कराता है, बल्कि उन आयामों का अनुभव भी कराता है। वास्तविक में देखा जाए तो पुरातन काल के लोगों की अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी, है ना। उन विचारधाराओं को लिख करके उन्होंने व्यक्त किया, वो साहित्य पढ़ गया। तो उन साहित्य को पढ़ करके हम क्या करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, और उस समय की वास्तविक जीवन से हमें क्या कराता है, परिदृश्य को दिखाता है। उस समय वास्तविक जीवन क्या था, उनका परिदृश्य हमें क्या करता है, दिखाता है। उदाहरण के लिए किसी ऐतिहासिक कहानी को पढ़ते हुए हम उस काल, उस समय के लोगों के जीवन, परिस्थितियों और कठिनाइयों सभी को महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी, उनके रहन सहन कैसे थे, उनका व्यापार क्षेत्र क्या था, उनके व्यापार क्षेत्र क्या था, साथ ही साथ उनका जीवन शैली कैसा था, जीवन शैली के साथ साथ उन समय की पहनावा ओढ़ावा कैसा था। तो इन सारे बातों का हमें ज्ञान किसके माध्यम से होता है, साहित्य के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार साहित्य हमारे पुराने अतीत और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में हमें ज्ञान या एहसास दिलाता है। साहित्य के बारे में एक पाठक का विचार है कि साहित्य माने एक कॉफ़ी का कप, शांति और एक अच्छी सी किताब। अब किसी साहित्यकार ने या किसी पाठक ने ऐसा कहा है, साहित्य का मतलब यह होता है कॉफ़ी का एक कप, शांति और एक अच्छी सी किताब। ठीक है, वही एक पाठिका ने इसे गीत की पंक्तियों को इस तरह से अभिव्यक्त किया है, आइए देखते हैं। कोई ला के मुझे दे दे एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, इसके साथ ही जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, साहित्य उनके बारे में सोचने की अनुभूति देता है। तो इस कविता में यह कहा गया है कि कोई ला करके उनको एक किताब दे दें, और वह दिन होना चाहिए छुट्टी का दिन, ताकि उस किताब को पढ़ करके उनसे आनंद अनुभव प्राप्त कर सके। साहित्य की मुख्य दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, गद्य और पद्य। गद्य अर्थात जिस प्रकार से ये हो गया आपका गद्य, ये गद्य की श्रेणी में आता है।
और पद्य एक प्रकार से सुर लयबद्ध होता है, उसको हम बोलते हैं पद्य। इस प्रकार साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य। सामान्यतः गद्य को विचार प्रधान साहित्य की कोटि में और पद्य को भाव प्रधान। अब यहाँ पर कहा गया है गद्य को विचार और पद्य को भाव प्रधान साहित्य की कोटि में रखा गया है। पद्य अर्थात कविता को भावात्मक तथा गद्य को बौद्धिक तथ्यात्मक और सूचनात्मक अभिव्यक्ति की विधा माना जाता है, अतः दोनों की शिक्षण विधि में भी अंतर होता है। ठीक है, गद्य और पद्य की जो शिक्षण विधि है उसमें पर्याप्त अंतर होता है ना। गद्य को हम विचारों या बोल करके या एक प्रकार से देखें तो व्याख्यान विधि के माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन पद्य को हम बोल करके गा करके कविता के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं या बच्चों को समझाते हैं। यद्यपि गद्य की विधा भी इस तरह की ललित रचनाएं होने लगी है जिन्हें हम कविता के समान रसात्मक और भावोन्मेषकारी रचना कह सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है गद्य की विधा भी अब ऐसे ललित रचनाएं होने लगी हैं जिसमें भाव प्रधान होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा भावोन्मेषकारी रचना कह सकते हैं, अर्थात गद्य भी भाव प्रधान होती है, उनमें भी रसात्मक होता है। जैसे बहुत सारी कहानी आपने सुना होगा, छोटा जादूगर एक कहानी है, वह भाव प्रधान है और रसात्मक भी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तथापि गद्य मुख्यतः ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति का माध्यम है। ज्ञान विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, कला, कौशल, वाणिज्य, व्यवसाय आदि से संबंधित रचनाओं का सृजन गद्य की विधा में ही संभव है। हमारे समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाकलाप भी गद्य के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। इस प्रकार गद्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसकी अनेक विधाएं और अनेक शैलियां हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कहा गया है जो गद्य का उपयोग अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, दर्शन, कौशल, अनेक प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में गद्य का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए गद्य का जो विस्तार है वह व्यापक है, या कहें गद्य का क्षेत्र है वह अधिक व्यापक है और इनकी अनेक प्रकार की शैलियाँ हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि हमें या हमारे समाज को साहित्य की आवश्यकता क्यों है? वास्तविक में हमें और हमारे समाज को साहित्य की आवश्यकता है क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है ना। साहित्य समाज को दर्पण होता है, अर्थात साहित्य ही वो आईना होता है जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करता है। इसलिए साहित्य समाज के दर्शन होते हैं। वे क्या कारण है कि लोगों को साहित्य का अध्ययन करना चाहिए? इस तरह के प्रश्नों का जवाब निश्चित तौर पर हम हर एक व्यक्ति का अलग होगा और सभी लोग साहित्य की आवश्यकता, लाभ व गुणों को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित करेंगे। वास्तविक में देखेंगे कि हमें साहित्य की आवश्यकता क्यों है और आवश्यकता होने के साथ साथ हमें साहित्य क्यों चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इनके गुणों को अलग अलग ढंग से जब अलग अलग लोगों से पूछा जाएगा तो उन लोगों का अलग अलग विचार आएगा। इस तरह सभी अपने अपने तरीके से साहित्य की आवश्यकता पर तर्क देते हैं। जैसे साहित्य के जरिए परंपरा बनती है, साहित्य हमें पढ़ने की आदत डालने में मदद करता है, इसके द्वारा हमें आनंद व सुख प्राप्त होता है। साहित्य के द्वारा हमें संस्कृति और इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, साहित्य से हमें जीवन जीने की सही प्रेरणा मिलती है आदि। अब देखिए, यहाँ पर साहित्य से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद प्राप्ति के साथ साथ हमें जो पूर्व में घटित घटनाएं घट रही है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ संस्कृति, इतिहास की जानकारी होती है। और एक और जो नई चीज़ें हैं, साहित्य हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमारा जीवन शैली कैसा हो, यह साहित्य हमें बताती है। इस प्रकार यदि हम मोटे तौर पर सोचें तो साहित्य पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य आएगा वह साहित्य का संदर्भ जीवन मात्र से है, क्योंकि जीवन में हमें जो क्षण सुख आनंद देते हैं ऐसा ही आनंद व सुख हमें साहित्य को पढ़ने से मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया है साहित्य का एक प्रकार से संबंध देखा जाए तो वह जीवन से है ना। और जीवन जीने का मतलब यह है कि हमें हमारे आगे बढ़ने या हमें अपने जीवन का निर्वाह करने में हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधा आनंद
की अनुभूति हो, लेकिन वह सुख सुविधाएं आनंद साहित्य से भी प्राप्त होती है। इनके अलावा और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से मिलती ही है, लेकिन साहित्य से हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं और जो एक प्रकार से देखा जाए जो ज्ञान मिलता है वो साहित्य से ही मिलता है। इसलिए हमें साहित्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। हमें साहित्य कुछ समय के लिए इस सांसारिक मोह माया से दूर ले जाता है, या यूँ कहें कि यह हमें इस भागम भाग की दुनिया में कुछ समय आराम करने का मौका प्रदान करता है। अब यह कहा है कि साहित्य को पढ़ने से हम सांसारिक मोह माया से दूर चले जाते हैं और इस भागम भाग दुनिया में, भाग दौड़ भरी दुनिया में हम साहित्य को पढ़कर कुछ समय के लिए आराम फरमाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, तो ज़रा आप लोग सोचिए कि जब हम साहित्य की किसी विधा को, जैसे कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, जो कुछ भी है, ठीक है, पढ़ने बैठते हैं तो हम उसमें डूबने लगते हैं और हमें यह पता नहीं होता कि हम कहाँ बैठे हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। हम कोई भी विधा को पढ़ते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं, अर्थात हम साहित्य की गहराई में चले जाते हैं, है ना, और ये हमें एहसास नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ बैठे हैं। ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमें इतना सारा कार्य या काम करना है। इस तरह साहित्य हमें इन बंदिशों से मुक्त दिलाता है। दुनिया में क्या हो रहा है, हमें क्या काम करना है, हम पढ़ते पढ़ते साहित्य में खो जाते हैं, है ना, हमारा दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार साहित्य हमें एक प्रकार से गहरी सोच, गहरी आनंद और अनेक प्रकार की जानकारी हमें साहित्य से मिलती है। हमें वास्तविक स्वतंत्रता का एहसास साहित्य ही दिलाता है, चाहे वह क्षणिक ही क्यों न हो। वास्तविक में देखें तो साहित्य को पढ़ते हैं या कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें एक प्रकार से स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, भले वह स्वतंत्रता कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। कोई व्यक्ति या कोई बालक जब कोई साहित्य पढ़ रहा है तो उसके परिवार के लोग टोकते भी नहीं हैं, है ना, कि क्यों पढ़ रहा है, काम करो, ये करो, इस प्रकार से टोकते नहीं। इस प्रकार से कहा जाए कि साहित्य पढ़ने से बालक को या व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता होती है। साहित्य हमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के द्वारा ही आनंद व स्वतंत्रता का एहसास कराता है। वह तब भी होता है जब हम साहित्य के पढ़े भाग का वर्णन स्वतंत्र रूप से कहीं और कर रहे होते हैं। हम कोई भी मतलब साहित्य पढ़े हैं और अच्छे विचार है, उनका वर्णन हम कहीं और कर रहे हैं तो हमें और अधिक आनंद की अनुभूति होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि साहित्य का भाषा विषय में क्या उपयोग है ना, साहित्य का भाषा विषय में क्या उपयोग है। इस तरह के प्रश्न उठना लाजमी है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है साहित्य और भाषा का बहुत गहरा संबंध है। साहित्य और भाषा का गहरा संबंध है। बिना भाषा के साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता, है ना, और साहित्य भाषाओं, अनेक भाषाओं में लिखी जा सकती है, क्योंकि जब हम साहित्य से विभिन्न प्रकार के सुख आनंद को प्राप्त करते हैं तो उसमें भाषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। भाषा के द्वारा ही साहित्य की विधा को पढ़ते हैं। इस प्रकार साहित्य हमारी भाषा को समृद्ध बनाता है, सोच को विकसित व विस्तृत करता है। वास्तविक में देखें कि हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो आनंद की तो प्राप्ति होती ही है ना, और एक प्रकार से देखें तो भाषा का बहुत बड़ा हाथ है, पढ़ने में भाषा का बहुत बड़ा हाथ है, और भाषा के द्वारा हम किसी साहित्य को पढ़ते हैं। और इस प्रकार कह सकते हैं कि साहित्य हमारी भाषा को और समृद्ध बनाती है। मान लीजिए हम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा पढ़ते 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 हम उस भाषा के साहित्य को और जानने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं जानने लगते हैं और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने लगता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि साहित्य हमारी भाषा को समृद्ध बनाती है, मजबूत बनाती है। यह मान सकते हैं कि साहित्य हमारी भाषा विकास के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसके सहारे भाषा समृद्ध और विकसित होती है। भाषा को समझने, बोलने, पढ़ने, सुनने के लिए हमें साहित्य को पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है अगर भाषा को हमें अच्छे ढंग से जानना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, उसके बारे में, तो हमें साहित्य को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इस इकाई में इन रचनाओं को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है, पढ़ने की आदत विकसित करना, विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाओं के साहित्यों से परिचित कराना। पहला आदत विकसित करना और विभिन्न प्रकार के विभिन्न साहित्यों से परिचित कराना। तीसरा है अच्छे साहित्य के संकलन की प्रकृति को बढ़ावा देना। अच्छे साहित्य के संकलन की प्रकृति को बढ़ावा देना।
तो इस प्रकार ये 2-3 उद्देश्य हैं: आदत विकसित करना, विभिन्न भाषाओं के साहित्यों से परिचित कराना और अच्छे साहित्य के संकलन की प्रकृति को बढ़ावा देना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनेक प्रकार के साहित्य को संकलन करते हैं। एक प्रकार से देखें तो घर में एक छोटा सा ग्रंथालय या पुस्तकालय बना लेते हैं। हम सभी अलग अलग तरह से सोचते हैं। हमारे विचारों और अभिव्यक्तियों पर हमारे दृष्टिकोण, परिस्थितियों व अनुभवों का बहुत प्रभाव पड़ता है तथा यही प्रभाव लेखन के शैलियों में भी दिखाई देता है। हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हमारी सोच, हमारी मानसिकता बदल जाती है। हमारे अंदर नए नए और अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, ठीक है। और यही प्रभाव हमारी लेखन शैली में भी दिखाई देता है, ठीक है। जैसे हम साहित्य को पढ़ते हैं वैसे ही अच्छे विचार हमारे लेखन शैली के माध्यम से भी दिखाई देता है। विभिन्न लेखकों की रचनाओं को पढ़कर आप इनके लिखने की शैलियों को समझ पाएंगे। कुछ रचनाकारों ने समाज का यथार्थ चित्रण अपनी रचनाओं में किया है, कुछ ने कल्पना आधारित संसार बुना है, कुछ ने व्यंग्य की शैली को अपनाते हुए अपने विचारों को पैना रूप दिया है। बहुत से ऐसे लेखक हुए हैं जो अपने शैलियों के माध्यम से, है ना, जीवन का यथार्थ वर्णन किया है, किसी ने कल्पना किया है और किसी ने व्यंग्य किया है। संसार में अनेक प्रकार के आडंबर है, उस पर व्यंग्य किया है। कुछ रचनाओं में बाल मन की भावनाओं का बहुत सजीव वर्णन किया गया है, अर्थात कहा जाए बाल मनोविज्ञान को विशेष ध्यान दिया गया है। और कुछ रचनाओं में आज़ादी, भ्रष्टाचार, जाति जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं। ये सब सारी रचनाएं हैं और ये सब साहित्य के अंतर्गत लिखा गया है। संकलन में कुछ कविताएं, कहानियां तो ऐसी हैं जिनके साथ अभ्यास दिए गए हैं। ये अभ्यास आपको साहित्य को समझने में मदद करेंगे, साथ ही कहानी को विभिन्न आयामों में सोचने का मौका देंगे। संकलन के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसी कहानियां, कविताएं हैं जिन्हें पढ़कर आप उनका आनंद ले सकेंगे, साथ ही साहित्य को महसूस कर सकेंगे। आप अपनी रुचि के साहित्य का अधिकाधिक अध्ययन और संकलन भी कर सकेंगे। तो इस पाठ में अनेक प्रकार के साहित्य समाहित है। हम इन साहित्यों को पढ़ करके हम आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे और उन अलग अलग विधाओं को पढ़ करके अलग अलग अपनी नज़रिया बना सकेंगे। साथ ही साथ हम बच्चों को किस प्रकार साहित्य को पढ़ाया जाए उनके बारे में भी हम समझ बना लेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। आप संकलित साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ कुछ इस तरह की गतिविधियां भी कर सकते हैं। अब कौन कौन सी गतिविधि कर सकते हैं जिनसे बच्चों की समझ और पुख्ता हो जाए, अर्थात मजबूत हो जाए, कि बच्चे कैसे समझते हैं उनके बारे में भी हम एक नज़रिया बना पाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, संकलन साहित्य का अध्ययन कर उसका अपनी भाषा में संक्षेपीकरण करें। अब कोई भी संकलित साहित्य है ना, जैसे कि एक टोकरी भर मिट्टी है, बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, उन सारे साहित्यों का हम अध्ययन करेंगे और अपनी भाषा में संक्षेपीकरण करेंगे, अर्थात संक्षेप में हम बच्चों को बताएंगे अपनी भाषा में, चाहे छत्तीसगढ़ी हो या कोई और अन्य भाषा हो। नेक्स्ट आए, नाटक को कहानी, कविता को कविता में बदलना, अर्थात विधा परिवर्तन करके आप एक कहानी को कई तरह से उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कहा गया है कि नाटक को हम कहानी में बदल सकते हैं, कहानी को कविता में बदल सकते हैं, कविता को कहानी में बदल करके आप अनेक तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। किसी रचना का नाटक मंचन करने में आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे सारगर्भित भाषा, शैली, शब्दों का चुनाव कैसा होगा, सृजनात्मकता व रोचकता का समावेश एवं प्रभावी प्रस्तुतिकरण आदि। अब यहाँ पर कहा गया है, इसमें नाटक भी है, तो नाटक का उपयोग करके, ठीक है, हम उनका मंचन भी कर सकते हैं और मंचन करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें बहुत ज़रूरी है, तो उन बातों को भी सारगर्भित ढंग से वहाँ पर प्रस्तुत करना चाहिए। और साथ ही साथ भाषा, शैली, शब्दों का चुनाव कैसा होगा। आपने देखा होगा एक चैनल में आ रहा था इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज, तो किस प्रकार हमें ड्रामा करना है, ठीक है, ड्रामा करना है और वह मंच पर ही हो सकता है, मंच पर हो सकता है। तो इस प्रकार भाषा शैली का चयन करना चाहिए और स्वरों में विशेष उतार चढ़ाव भी होना चाहिए, ताकि जो श्रोतागण है उनको एक अनेक प्रकार की आनंद की प्राप्ति हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आइए, किसी रचना को यदि आपको विभिन्न स्तर के श्रोताओं को सुनाना है तो आपकी तैयारी कैसे होगी।
अब मान लीजिए मैंने एक कहानी रचा है या कोई गाना लिखा है ना, तो श्रोताओं को सुनाना है, तो मेरी तैयारी क्या होगी, मैं उसको कैसे सुनाऊंगा, है ना। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे अगर 6-7 साल के बच्चों को इस संकलन की कोई भी रचना सुनानी है तो उसकी भाषा में क्या बदलाव करेंगे। अब आप जानते ही हैं इनकी जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है वह हिंदी है, तो भाषा में बदलाव करेंगे कि हम जहाँ तक हो सके उनकी भाषा में बताने का प्रयास करें। ठीक है, उनकी भाषा में क्या बदलाव करेंगे, घटनाओं का क्रम कैसे रखेंगे, प्रस्तुतिकरण के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अलग अलग श्रोता 7वीं 8वीं का बच्चा है तो उनके साथ आप किन किन बातों का समावेश करेंगे। तो यह बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अलग अलग रचनाओं के बारे में बच्चों को बता रहे हैं तो हमारी भाषाओं में बदलाव होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ताकि वह उनके समझ से परे ना हो, उनको अच्छे से समझ सके। उन कहानी, कविता, नाटक जो भी मतलब विधाएं हैं गद्य पद्य की, उनको अच्छे से समझ सके। इसलिए हम अपनी बातों में अनेक प्रकार की चीज़ों को समावेश करेंगे। नेक्स्ट आइए, आपसे अपेक्षा है कि आप प्रत्येक रचना को ध्यान से पढ़ें एवं गहराई से समझें। मतलब एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी रचनाएं हैं या साहित्य की विधाएं हैं, गद्य और पद्य, इनके अंतर्गत अलग अलग विधाएं हैं, है ना, उनको ध्यान से पढ़ें और गहराई से देखें, समझें कि क्या क्या कह रहा है, क्या भाव निकल कर सामने आ रहा है। रचनाओं को लेकर घटनाओं का एक क्रम ही ना समझें, बल्कि इनमें दिख रहे पात्रों के भावों और उनके चरित्र के अलग अलग पहलुओं को समझें। ठीक है, रचना में जो भी घटनाएं घट रही है उनको एक क्रम नहीं समझना चाहिए, साथ ही साथ पात्रों के भावों को भी और उनके चरित्र को अलग अलग पहलुओं को समझें। कि मान लीजिए कोई कहानी है, उसमें उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसकी स्वभाव को भी समझना चाहिए। ठीक है, आपने भी अब तक कई कहानियाँ सुनी या पढ़ी होगी, अपने क्षेत्र के लेखकों की रचनाओं को भी सुना होगा या पढ़ा होगा। आप भी उन कहानियों का एक संकलन बनाएं ताकि अन्य लोगों भी इन्हें पढ़े, ठीक वैसे ही जैसे आप अन्य लेखकों की रचनाएं इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। इसका एक प्रभाव यह भी होगा कि आप में अच्छे साहित्य के संकलन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा, आपके साहित्य भंडार में वृद्धि होगी। इन रचनाओं को पढ़ें और साहित्य का आनंद महसूस करें। अब यहाँ पर कहा गया है कि आपने अपने जीवन काल में या अपने समय में बहुत सारे साहित्यों का अध्ययन किया होगा, तो वह अध्ययन साहित्य बड़े बड़े रचनाकार के भी हो सकते हैं, छोटे रचनाकार के हो सकते हैं, या आंचलिक साहित्यकार हैं उनके भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके क्षेत्रीय कहानीकार या नाटककार उनके हो सकते हैं। तो उन सारे व्यक्तियों का आप जो भी मतलब रचनाएं हैं उनको क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा कर करके अच्छे साहित्य का संकलन कर सकते हैं, और संकलन करके हम अपने साहित्य भंडार में वृद्धि कर सकते थे। इन रचनाओं को पढ़ें और साहित्य का आनंद महसूस करें। और इसमें यह कहा गया है कि जो भी हम रचना कर रहे हैं तो उन साहित्य को पढ़ें और अपने शब्द भंडार में वृद्धि करें। तो इस प्रकार हम आज देखा कि साहित्य क्या है। ठीक है, साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है ना, विधा आती है जैसे कि गद्य पद्य, इनके अंतर्गत और भी विधाएं आती हैं। तो इन सबको हमने जाना, और साहित्य हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है ना। जिस बारे में नहीं जानते उनके बारे में जानते हैं, हमारे अतीत वर्तमान इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात जानते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को साहित्य की अनुभूति करना चाहिए। और शिक्षकों के लिए खास बात यह है कि इस बच्चों को साहित्य का अनुभूति कराते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि बच्चे भी सही ढंग से साहित्य की अनुभूति कर सकें, और जहाँ तक हो सके एक स्वर लयबद्ध तरीके से साहित्य को पढ़ाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।